दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना जीत आपकी पार्ट 6 कंटिन्यू करती हूँ। किसी खास मामले में असफल होने पर ज़्यादातर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि खुद को असफल मानने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता कि वे असफल व्यक्ति हैं। मुझे असफलता मिल सकती है पर मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब मैदान छोड़ देंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है। उसे 5 विषयों में ए ग्रेड और एक विषय में बी ग्रेड मिला है। आमतौर पर माँ बाप का पहला सवाल यही होता है, तुम्हें बी ग्रेड क्यों मिला है? क्या माँ बाप को बच्चे को बी ग्रेड हासिल करने के लिए बधाई देनी चाहिए और उसके इस निचले स्तर के ग्रेड को कबूल कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चा दरअसल यह चाहता है कि उसे 5 विषयों में ए ग्रेड हासिल करने के लिए शाबाशी और बढ़ावा दिया जाए। ए ग्रेड हासिल करने की उसकी कामयाबी की मान्यता देने और सराहने के बाद माँ बाप उसे सभी 6 विषयों में ए ग्रेड पाने की अपनी उम्मीद के बारे में बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को घटा लेंगे तो संभव है कि अगली बार उपलब्धियों का ग्राफ नीचे गिरकर हमारी उम्मीदों के स्तर तक आ जाएगा। इस तरह काम के दौरान कर्मचारी 100 सही काम करने के साथ एक काम गलत भी कर सकता है। ज़रा सोचिए कि उस हालत में बॉस की प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छी चीज़ों को मान्यता दीजिए पर अपना स्तर मत गिराइए। अनुशासन की कमी। क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना? क्या उसका मतलब कोई चीज़ ऊपर से थोपना? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना? क्या यह आज़ादी छीन लेता है? इनमें से किसी का भी जवाब हाँ नहीं। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान बेल्ट उठाकर बच्चों को पीटना शुरू कर दे, यह तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता। यह एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। इसका मतलब है ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रवाहित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए कभी सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाइयाँ मीठी नहीं होती और ना ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। माता जिराफ अपने बच्चे को खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम यह करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है लेकिन उसके पाँव कमज़ोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और वह फिर गिर जाता है। माँ फिर बच्चे के पीछे जाकर उसे एक ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा होने के बाद फिर बैठ जाता है, लेकिन माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि बच्चा अपने पाँव खड़ा होकर चलने नहीं लगता। क्योंकि इसलिए कि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वह अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, वरना मांसभक्षी जानवर उसे खा जाएंगे और माँ इस बात को जानती है। आपसे मेरा सवाल है, क्या यह प्यार नहीं है? बेशक। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे बड़े होकर माँ बाप को और अधिक इज्जत देते हैं एवं कानून का पालन करने वाले बनते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95%
प्रतिशत तक की कमी आएगी। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से हिचकते नहीं, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। अनुशासन आज़ादी देता है। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम नतीजे पर परवाह किए बिना अपने मन मुताबिक कामों को करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बॉक्स में भरे सारे चॉकलेट खाने की इजाज़त दे दी जाए तो वह बीमार पड़ जाएगा। अगर उसी बच्चे को अनुशासित ढंग से 1 या 2 चॉकलेट रोज़ खाने की इजाज़त दी जाए तो उसे लंबे समय तक आनंद मिलेगा। आज़ादी मनचाही चीज़ का भरपूर आनंद उठाने में नहीं बल्कि मन के वश में रखने से मिलती है। लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि आज़ादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है, लेकिन आदमी की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कई बार अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फ़ायदों को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि उनके खिलाफ काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद, आनंदमय और सुविधाजनक लगता है। लेकिन हमें उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि लोग अनुशासनहीनता के कारण किस तरह असफल हुए। अनुशासन की बंदिशें हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाती हैं। अनुशासन का यही लाभ है। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने पिता से पूछा, पतंग किस वजह से उड़ रही है? पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी धागा तो पतंग के नीचे खींच रहा है। पिता ने लड़के से कहा, वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिता ने धागा तोड़ दिया। सोचिए पतंग का क्या हुआ? वह नीचे गिर गई। क्या हमारी ज़िंदगी के साथ भी यही बात सही नहीं है? कई बार हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं वे हमें नीचे धकेल रही हैं, वास्तव में वे हमें ऊपर उड़ने में मदद दे रही होती हैं। हमारी ज़िंदगी में अनुशासन भी यही काम करता है। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। हम यह जुमला अक्सर सुनते हैं, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दें तो यह आज़ाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वह आएगी कहाँ से? अगर हर इंसान अपना खुद का ट्रैफिक कानून बनाने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो हम इसे आज़ादी कहेंगे। यह अव्यवस्था या अनुशासन का अभाव, नियमों का पालन करके दरअसल हम आज़ादी हासिल करते हैं। अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। मैंने यह सवाल अपने सेमिनारों में भाग लेने वाले कई लोगों से पूछा, अगर हमारे बच्चे को 105 डिग्री बुखार हो और वह डॉक्टर के पास न जाना चाहता हो तो हम क्या करेंगे? सबका यही जवाब था कि बच्चे के विरोध करने के बावजूद वे उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि बच्चे का हित उसी में है। बच्चे की परवरिश करना लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। एक डकैत के मुलजिम को सज़ा देते समय जज ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। उस आदमी ने जवाब दिया, हुजूर मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सज़ा दीजिए। जज ने पूछा, क्यों? कैदी ने जवाब दिया, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने स्कूल से पेंसिल चुराई। मेरे बाप ने यह जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैंने एक पेन चुराई। उन्होंने उस वाक़ये को भी जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद मैं स्कूल और पड़ोसियों के घरों से एक के बाद एक चीज़ें चुराता रहा और चोरी मेरी आदत बन गई। मेरे माँ बाप को ये सारी बातें मालूम थी, पर उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए मेरे साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए। वह सही कह रहा था। हालांकि इन बातों से वह अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं होता, पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या माँ बाप ने सही काम किया? जाहिर है कि नहीं। बच्चों को चुनाव करने का मौका देना अच्छी बात है, पर सही दिशा दिखाए बिना चयन करने की छूट देना उनकी तबाही की वजह बन सकता है। शरीर और मन की पूरी
त्याग और अनुशासन से ही संभव है। माँ बाप एक हफ्ते में बच्चे के साथ काम की बातचीत पर तकरीबन 15 मिनट का ही वक्त देते हैं। बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हें मनचाहे ढंग से इकट्ठे करने के लिए छोड़ दिया जाता है। खुद से पूछें, क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? एक एथलीट दौड़ में जीत सकता है? एक वायलिन वादक संगीत समारोह में अच्छी तरह से वायलिन बजा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर हम निजी व्यवहार के मामले में या कोई स्तर हासिल करने के लिए अनुशासन के जरूरी होने का सवालिया निशान लगाते हैं। अनुशासन बेहद ज़रूरी आज की फिलॉसफी है, अगर यह काम अच्छा लगता है तो करो। मैं कई बार माँ बाप को बड़े ही भोलेपन के साथ कहते सुना है कि मेरे बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हों और इससे उन्हें खुशी मिल रही है तो यह मेरे लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या हम जानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को क्या करने की खुशी मिलती है? अगर सड़क पर किसी को पीटने या उसका सामान छीन लेने से इन्हें खुशी मिलती है, तब ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज़, हिंदी में इसे कहते हैं नीचता। जीवन में जितना खुशी का महत्व है उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वह खुशी हम कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं। यह हमारे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी का मिलाजुला नतीजा होती है। हम अक्सर सुनते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है, जो करना ज़रूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने की ज़रूरत है, वे चाहे हमें पसंद हो या ना हो। एक माँ दिन भर काम करने के बाद घर आती है, फिर घर के कामकाज निपटाती है, बच्चे की देखभाल करती है और आखिर में थकी हारी सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है। ऐसे में थककर सोई माँ को क्या उठना चाहेगी? नहीं, मगर फिर भी वह उठती है, क्योंकि इसकी 3 वजह हैं: प्यार, फर्ज, जिम्मेदारी। हम जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं गुजार सकते, हमें अनुशासन की भी ज़रूरत होती है। चाहे हमारी उम्र कितनी ही हो, जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के आगे घुटने के बजाय वह करें जो किया जाना चाहिए या जिसे करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है अनुशासन की। माँ बाप, गुरु या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचा दिखाने वाली टिप्पणियाँ। क्या आपने कई माँ बाप को अपने बच्चों को मजाक में या प्यार में लल्लू या भोंदू कहकर पुकारते सुना है? ऐसे लेबल आदमी पर ज़िंदगी के लिए चिपक जाते हैं। बड़े होने पर वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करते हैं। ये लेबल ज़िंदगी भर के लिए ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक साथ लग जाते हैं। भारत में जाति प्रथा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि लेबल लग जाना कितना तकलीफदेह हो सकता है। ऊंची जात या नीची जात, ये बातें सिर्फ लेबल नहीं तो और क्या हैं। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह के लेबल लगाते हैं: तुम भोंदू हो, तुम कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही मूल्यों की शिक्षा कई बार असावधानी या अनजाने में हम अपने परिवार या दफ्तर में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को या कर्मचारी को अपने लिए झूठ बोलने को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हें कहो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ।
उन्हें कहो कि चेक डाक से भेज दिया गया है। हम अपने माँ बाप, गुरु या सुपरवाइजर से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें सच्चाई सिखाएंगे, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। जब हम औरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब वे हमसे भी झूठ बोलने लगते हैं। जैसे सेक्रेटरी फ़ोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है जबकि वह शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उससे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस करवाई हो कि इसमें एक्सपर्ट होकर वह उसी से झूठ बोल रही है। पहले वह उसके लिए झूठ बोलती थी, अब उसी से झूठ बोलती है। ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके: अपनी कमियों को खूबियों में बदलें। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थरों को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हुए मायूसियों और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वाले में एक बीथोवन भी थे। उनकी यह क्षमता क्या थी? वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से एक थे। उनकी क्षमता क्या थी? वे चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर ही काम करना पड़ता था। विल्मा रूडोल्फ की कहानी। विल्मा रूडोल्फ का जन्म टेनेसेसी के एक गरीब परिवार में हुआ। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहनना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर फिर चल नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एक टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। साथ में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हैन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा मुकाबला एक बार फिर जुत्ता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्सों में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा की दौड़ की बारी आई, उसके हाथ ने बैटन
ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूता हैन तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जूता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिससे अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ें तो क्या हमारा भी हौसला नहीं बढ़ेगा? समझ भरी न समझी सीखें। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं बहुत से ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूँ जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को V8 इंजन दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा ज़्यादा नहीं पाई थी। वास्तव में 14 साल की उम्र के बाद वे स्कूल ही नहीं गए थे। उनमें इतनी समझ तो थी कि वे 8 इंजन उनकी कंपनी के लिए काफ़ी मूल्यवान होगा, पर वह यह नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के सारे ऊंची तालीम वाले लोगों को V8 इंजन बनाने को कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड V8 इंजन बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। कुछ महीने बाद उन्होंने अपने लोगों से फिर पूछा कि क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया। लोगों ने जवाब दिया कि हमें मालूम है कि यह क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। V8 इंजन बनाना असंभव है। कुछ महीने के बाद फोर्ड ने अपने लोगों से फिर कहा कि मेरा V8 इंजन चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वही लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बना कर ले आए। यह कैसे संभव हुआ? लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा। शिक्षा हमें जहाँ एक ओर यह बताती है क्या किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कई बार झूठी सीमाएं भी बांधती है। भौरा, हमें कुदरत से सीखने की ज़रूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरे का शरीर काफ़ी भारी और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफ़ी कम होता है। उड़ान भरने के नियमों के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात की खबर नहीं और वह उड़ता रहता है। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई है। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें। उन लोगों के लिए कुछ करें जो बदले में हमको कुछ भी नहीं दे सकते। विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल मेनिंजर से एक बार पूछा गया कि आप उस इंसान को क्या सलाह देंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसकी नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर मेनिंजर ऐसे इंसान को किसी पेशेवर डॉक्टर से सलाह लेने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने यह जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मेनिंजर ने कहा, मैं ऐसे इंसान को यह सलाह दूंगा कि वह शहर के दूसरे हिस्से में जाकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। ऐसा करने से हम अपने दायरे से बाहर निकल आते हैं। कई बार हम अपने रास्ते की रुकावट खुद बन जाते हैं। क्या यह बात सही नहीं है? सोशल वर्कर बनिए, इससे हमारा महत्व खुद ही नज़रों में बढ़ जाता है। जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हो, दूसरों की वैसी ही मदद करें। यह हमको संतोष की भावना देगा। बदले में बिना कुछ
पाने की भावना के साथ दूसरों की मदद करने से किसी भी व्यक्ति में स्वाभिमान बढ़ता है। एक अच्छी शख्सियत वाले व्यक्ति को सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी ज़रूरत होती है। तारीफ़ लेना और देना सीखें। दूसरों की सच्ची तारीफ़ करने का कोई मौका हाथ से न जाने दें। याद रखें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ़ करते हों तो उसे शिष्टता और नम्रता से 2 शब्द आपका धन्यवाद कहते हुए स्वीकार करें। यह विनम्रता की निशानी है। जिम्मेदारी कबूल करें। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानेबाजियों से बचना चाहिए। उस स्टूडेंट की तरह बने जो सिर्फ इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसे टीचर या विषय पसंद नहीं आया। सबसे ज़्यादा नुकसान वह किसे पहुंचाता है? हमें अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। बहानेबाजियाँ समस्याओं को और भी मुश्किल बना देती। हम खुद के, परिवार के, दफ्तर के, समाज के और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधों को लगाकर, मिट्टी के कटाव को रोककर और कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। हमें इसी धरती पर रहना है। हमारे पास दूसरी धरती नहीं जहां हम जा सकें। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे यह दुनिया रहने की एक बेहतर जगह बन सके। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ़ कर सकेंगी? अगर आदमी की औसत उम्र 75 साल हो और हम अभी 40 साल के हैं तो हमको अब भी 365 दिन जीना है। अपने आप से यह सवाल पूछें कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं या बढ़ाते हैं तो खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। क्या यह सच नहीं है? अनुशासन का पालन करें। अनुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब हैं। वे मायूस होते हैं और यह बात उनके व्यापार, सेहत और रिश्तों पर असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वे यह महसूस नहीं कर पाते कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई। अपने लक्ष्य तय करें। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाते हैं। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से उसे संतोष मिलता है। मकसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास और हमारी दृष्टि, जिससे ज़िंदगी को एक अर्थ और पूर्णता मिलती है। अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम जो बनते हैं वह लक्ष्य हासिल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनने की यह प्रक्रिया ही हमें सच्ची खुशी देती है और यही सच्चे अर्थों में स्वाभिमान है। हमारे लक्ष्य असलियत से दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य असलियत से परे या बेबुनियाद होते हैं वे कामयाबी में नहीं बदले जा सकते, जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है। जबकि वास्तविकता पर आधारित लक्ष्य हमें उत्साहित करने के साथ साथ हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से नाता जोड़ें। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगत में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। दोस्ती की परख। हम लोग साथियों के दबाव में आकर बुरा असर अपना लेते हैं। लोग कहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? याद रखें कि अच्छे दोस्त अपने दोस्तों को खुद और तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहते। अगर मैं अपने किसी दोस्त को कभी बेहद शराब पिए हुए देखूं
तो मैं उसे गाड़ी चलाने से रोकूंगा। मैं दोस्त खोने के बजाय दोस्ती खोना पसंद करूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं और कहते हैं बड़ा मज़ा आया, मगर वे यह नहीं समझ पाते कि उनका यही मजाक उनकी ज़िंदगी को मजाक बना देता है। साथियों के दबाव में जो चीज़ें शुरू होती हैं, वास्तव में उनसे दोस्ती की परख होती है। जब हम मुश्किल में होंगे तब वे कहाँ होंगे, वे हमारी मदद कहाँ तक करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उनके पास आज चरित्र नहीं, तो कल वे हमारी मदद के लिए चरित्र कहाँ से लाएंगे। ऊंचे नैतिक चरित्र के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। साथियों का दबाव, जब किसी इंसान में झुंड में शामिल होने की इच्छा सच्चाई पर डटे रहने की इच्छा से ज़्यादा ताकतवर होती है, तो यह साफ है कि उसमें साहस और चरित्र की कमी है। लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ देते रहना सुविधाजनक होता है। इससे हमारे साथी खुश रहते हैं और हमारा मजाक बनाए जाने का डर नहीं रहता। मगर यहीं पर ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग एक सीमा रेखा खींच लेते हैं। यहीं पर बड़े और छोटे का फ़र्क पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूली बच्चे अपने ग्रुप का हिस्सा इसलिए बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन पर कोई हंसे नहीं। वे जवाब देने की पहल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। कारखाने के कर्मचारी अपने साथियों को खुश रखने के लिए जानबूझकर अपना उत्पादन कम करते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते। थोड़ी सी ढील चलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ढील चलती है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके छोड़ दूंगा। सवाल यह है कि क्या थोड़ा बहुत धोखा देना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है? क्या नशीली दवाओं का थोड़ा बहुत सेवन ठीक है? क्या थोड़ी बहुत चोरी करना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत नाजायज़ संबंध रखना ठीक है? कुछ लोग बार बार दलील देते हैं कि मैं जब चाहूँ तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूँ। वे यह महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बाहरी असर से नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से काम करें। किसी दिन अगर कोई इंसान बहुत खुश मिजाजी के साथ सोकर उठे और मुझे फ़ोन करके कहे कि तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि वह ये बातें ईमानदारी से कह रहा है। यह सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत अच्छा। मगर अगले दिन जब वह झुंझलाहट के साथ सोकर उठता है और मुझे फ़ोन करके कहता है कि तुम दुष्ट, जालसाज और मक्कार हो, तुम शहर में सबसे धोखेबाज हो, यह सुनकर मुझे कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत ही बुरा। थैंक यू सो मच।